हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा नाम लक्ष्मण है और आप देख रहे हैं एलसी गुरुजी का यूट्यूब चैनल। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हमने थार मरुस्थल को पूरा कवर कर लिया था और अब हम अरावली पढ़ रहे थे। आज हमारी अरावली की लास्ट क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास है ये? अरावली जो भौतिक प्रदेश है उसकी लास्ट क्लास है। आज हमारी जो क्लास संख्या 14 है। अगर इससे पहले आपने 13 क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हुए बिना किसी देरी के। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना न भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप क्लास की लिंक और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आता है एलसी गुरुजी, उसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ की वगैरह कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। पूरी पूरी की पूरी कैसी है? पूरी की पूरी जो है वो निःशुल्क है। कैसी है? निःशुल्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था लास्ट हमने मेवल तक पढ़ लिया था। मतलब जो अरावली की जो कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली आती है, जो महत्वपूर्ण पठार है, वो हमने पिछली क्लास में कवर करने का प्रयास किया था। तो आज हम कवर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। मतलब लगभग लगभग अरावली के अंतर्गत जो जो पहाड़ियाँ आती है। क्या आती है? अरावली के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। लगभग लगभग जिस जिस जिले से संबंधित जो जो पहाड़ियाँ आएगी उनके बारे में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो जिला कवर करने वाले हैं जो अलवर है। अलवर के अंतर्गत हमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलती है? अगर हम उनके नाम एक एक करके लिखना शुरू करें तो सबसे पहले आती है उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी आती है? सबसे पहले उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी। दूसरी आती है, वो आती है हर्ष की पहाड़ी, जहाँ पे हर्ष और जीन माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी? हर्ष की पहाड़ी। और तीसरी है वो है काकण का पठार या काकणवाड़ी का पठार। क्या बोल सकते हैं? काकण का पठार। काकण का पठार। ये जो तीनों हैं ये अलवर में आती है। बाकी तो लगभग हमने कवर कर ली थी। जो बिलाली है वगैरह वगैरह बहुत सारी चोटियों के बारे में भी पढ़ा था जो कि उत्तरी अरावली में आती है। इनके अलावा ये महत्वपूर्ण है उदयनाथ की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी और काकण का पठार। क्या महत्वपूर्ण है? हर्ष, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी और काकण का पठार। आगे चलते हैं तो हमारे पास एक जिला आता है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ है वो एक ही पहाड़ी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। बहुत बार पूछा जाता है कि मीना की पहाड़ी, मीना की पहाड़ी स्थित है। 4 जिलों के नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे मीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा भरतपुर। कहाँ? क्या आंसर हो जाएगा? भरतपुर। या फिर इसको इस तरीके से आप याद रखना, भरत मीना, इस नाम से। ये एक नाम ही देख लेते हैं कि कोई भरत नाम का लड़का है जो मीना जनजातीय क्षेत्र से आता है। भरत मीना करके आप, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो उसके नाम से ये आप याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है दौसा जिला। दौसा जिले के अंतर्गत भी एक ही महत्वपूर्ण पहाड़ी आती है जिसका नाम आता है देवगिरी की पहाड़ी। क्या आती है? देवगिरी की पहाड़ी। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये देवगिरी यानी, देवगिरी यानी जो देव है, जो देवी देवता होते हैं
देवताओं के प्रसाद में, देवताओं को जो प्रसाद है उसमें क्या बांटा गया, उसमें जो दक्षिण भारत का प्रमुख व्यंजन है डोसा बांटा गया। डोसा या मतलब वो जो डोसा आता है वो बांटा गया। क्या बांटा गया, डोसा बांटा गया। तो आप याद क्या रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे कि देवगिरी की पहाड़ी वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है दौसा में। बस बाकी बात ही खत्म होती है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अलवर के अंतर्गत उदयनाथ की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी और काकन का पठार। भरत मीणा यानी जो मीना की पहाड़ी है वो भरतपुर में स्थित है। देवताओं के प्रसाद में डोसा, वो जो डोसा आता है वो बांटा गया। क्या बांटा गया, डोसा बांटा गया। जो डोसा होता है ना, जो दक्षिण भारत का व्यंजन है वो बांटा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास झुंझुनू जिला। कौन सा जिला है, झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले के अंतर्गत तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पाल खेत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पाल खेत की पहाड़ी पढ़ी थी। दूसरी हमने पढ़ा था लोहागढ़ पर्वत। क्या नाम आता है, लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला है वो पड़ता है भरतपुर में, और लोहागढ़ पर्वत पड़ता है झुंझुनू में। कहाँ पे, झुंझुनू में। बोजागढ़ पर्वत, बोजागढ़, बोजागढ़ पर्वत, बोजागढ़ पर्वत भी झुंझुनू में ही पड़ता है। अधवाड़ा पर्वत, क्या नाम आता है, अधवाड़ा पर्वत, अधवाड़ा पर्वत, अधवाड़ा पर्वत भी झुंझुनू में ही आता है। फिर एक और अच्छा, बहुत अच्छा नाम, नेहरा पर्वत। कौन सा पर्वत, नेहरा पर्वत। तो चलिए एक एक करके इनको याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पाल खेत झुंझुनू में है, ये देखिए इसका ये जू और ये पा, क्या नाम बन रहा है, जूपा। जूपा का जो राजस्थान में अर्थ होता है वो होता है उसका जूपा, यानी उसकी झोपड़ी। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और इससे एक मिलता जुलता नाम मैंने पहले भी आपको कवर करवाया था, जो नाम आता है मालखेत। मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में आती है। और इसको हमने किस तरीके से याद किया था, मालसी, मालसी के नाम से याद करने का प्रयास किया था। किस नाम से, मालसी के नाम से याद करने का प्रयास किया था। मालसी और मालसी का जूपा किस तरीके से याद रखेंगे, मालसी का जूपा। माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर में और झुंझुनू में पाल खेत की पहाड़ियाँ, पा से पाल खेत, जू से झुंझुनू। अगला है हमारे पास लोहागढ़ की पहाड़ियाँ, बोजागढ़ पर्वत, अधवाड़ा पर्वत और नेहरा पर्वत। नेहरा पर्वत मैं आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई राजस्थान में, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो जो गैर नृत्य होता है, कौन सा नृत्य होता है, गैर नृत्य होता है, वो इस तरीके से मतलब एक गोल घेरे में किया जाता है। मान लेते हैं कि एक आदमी इस तरीके से यहाँ पे नृत्य कर रहा है और उसके पैर में झुंझुने लगे हुए हैं। क्या लगे हुए, जो झुंझुरे होते हैं वो लगे हुए। अगर झुंझुरे लगे हुए हैं तो उसकी आवाज़ अलग आएगी। कैसी आएगी, आवाज़ अलग आएगी, वो सबसे अलग दिखेगा, यानी नहरा दिखेगा। क्या बोल सकते हैं, राजस्थान में बोलते हैं ना कि वो तो अलग ही नहरा दिख रहा है, वो सबसे नहरा है, यानी सबसे अलग है। तो नेहरा पर्वत, झुंझुनू, ये आप अगर स्टोरी ध्यान में रखेंगे तो ये नेहरा पर्वत की कहानी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेहरा पर्वत की कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या क्या बात की, हमने बात की है कि झुंझुनू के अंतर्गत है वो सबसे पहले एक तो जूपा, जूपा आपको याद रखना ही है, लोहागढ़, बोजागढ़, अधवाड़ा और नेहरा। नेहरा सब झुंझुना पहना तो नेहरा दिखता है, यानी अलग दिखता है। उसके बाद हमारे पास है सीकर जिला। सीकर जिले के अंतर्गत अगर हम मुख्य जो पहाड़ियाँ है वो बात करें, सबसे पहले तो मालसी। क्या नाम आता है, मालसी, मालसी यानी मालखेत सीकर। क्या नाम है, मालखेत की पहाड़ियाँ, या मालखेत की पहाड़ी लिख देता हूँ। फिर आती है तोरावाटी। तोरावाटी यहाँ पे जो मतलब वो क्या बोलते हैं, तोरावाटी की पहाड़ियाँ भी सीकर जिले में पाई जाती है। और आती है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ
जिससे कांतली नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ियाँ, यहाँ से कांतली नदी निकलती है। और एक आता है हर्षनाथ पर्वत। कौन सा पर्वत? हर्षनाथ पर्वत। हर्षनाथ पर्वत जो कि सीकर में स्थित है, और ये यहीं पे जीण माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? जीण माता का मंदिर है। तो चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। तो आप डायरेक्ट, मैंने वही नाम बोला, क्या बोला है? मालसी का झूपा। मालसी का झूपा याद रखोगे तो इन दोनों का कभी झूपा नहीं बनेगा, इन दोनों क्वेश्चन का। मालखेत की पहाड़ी जो कि है सीकर में स्थित है। तोरावाटी सीकर में। खंडेला जहाँ से कांतली नदी निकलती है वो भी सीकर में। हर्षनाथ पर्वत जहाँ पे जीण माता का मंदिर है वो भी सीकर में। कहाँ पे स्थित है? सीकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास जो जिला आता है वो आता है अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा, क्या नाम आता है? जो एकीकरण में पड़ा हुआ है अजमेर मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, क्या नाम आता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। आपने एकीकरण में नाम सुना ही होगा अजमेर मेरवाड़ा, तो उससे आसानी से याद रह जाएगा। और एक पहाड़ आता है जिसका नाम मिलता है नाग पहाड़, और इसी नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है लूणी नदी। क्या नाम मिलता है? लूणी नदी। तो हमने अभी तक जो बात की है वो अजमेर के बारे में की है। अजमेर मेरवाड़ा जो 7वां एकीकरण का चरण होता है उसमें नाम आता है कि 7वें एकीकरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया। तो उससे आप याद रख लेंगे। और नाग पहाड़ जो कि अजमेर में स्थित है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? वहाँ से हमने कहा लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। फिर अगला जो हमारे पास जिला आता है वो आता है भीलवाड़ा। अगर हम भीलवाड़ा की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, सबसे पहले जो आती है वो आती है बीजासन की पहाड़ी। क्या नाम आता है? बीजासन की पहाड़ी। सबसे पहला जो आता है वो आता है बीजासन की पहाड़ी। फिर यहाँ पे एक मांडलगढ़ जिला पड़ता है। मांडलगढ़ भीड़वाला नाम सुना होगा, तो इसी से मिलता जुलता है मांडल की पहाड़ी। क्या नाम आता है? मांडल की पहाड़ी। और एक और नाम आता है जिसे कहते हैं तिरंगा की पहाड़ी। क्या नाम मिलता है? तिरंगा की पहाड़ी। तो हमने अभी तक ये बात की है कि जो भीलवाड़ा के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ है उसमें सबसे पहला नाम आता है वो है बीजासन की पहाड़ी। क्या नाम आता है? बीजासन की पहाड़ी। दूसरा जो नाम आता है वो आता है मांडल की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? मांडल की पहाड़ी। और जो तीसरा नाम आता है वो है तिरंगा की पहाड़ी। इन तीनों को याद रखेंगे वरना हमारा तिरंगा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगले जो हमारे पास जिला आता है वो आता है राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद जिला। राजसमंद जिले में तो सबसे जो फेमस है वो है खमनोर की पहाड़ी। क्या नाम मिलता है? खमनोर की पहाड़ी। और खम्मन से, ये क्या है? खम्मन। क्या नाम? इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या नाम मिल दिख रहा है? खम्मन। खम्मन यानी जो मतलब खाने का खम्मन है, उनको क्या है? उनको बनाया है खम्मन। बना यानी बनास नदी। खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बनास नदी का। और एक हमने पढ़ ही रखा है कि जो दिवेर दिवेर दर्रा है वो राजसमंद में स्थित है। तो जो दिवेर की पहाड़ियाँ होगी वो भी राजसमंद में ही स्थित होगी। कहाँ स्थित होगी? दिवेर की पहाड़ियाँ ये राजसमंद में स्थित है। फिर आती है विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। इसको विजराल को कैसे याद रखेंगे? ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है राल। राल से राज, राज संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा शब्द? राल और राज। फिर ये दिवेर तो आपको याद ही है, इससे मिलता जुलता एक नाम था जिसे हमने कहा था देबारी दर्रा। देबारी दर्रा उदयपुर में स्थित था, जो कि जो मतलब उदयपुर और चित्तौड़ को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? उदयपुर और चित्तौड़ को।
फिर हमने कहा खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, खम्मण बना, बना यानी बनास नदी, और ये खम्मण बना और राजकर यानी राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो राजसमंद में खम्मन की पहाड़ी यानी खम्मन बना और राजगर, खमनोर की पहाड़ी, बनास नदी और राजसमंद, ये आशा करता हूँ ये तो समझ ही गए होंगे। फिर अगली है दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर का दर्रा, दोनों राजसमंद में, और देबारी दर्रा वो हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में। जो देबारी दर्रा है वो उदयपुर और चित्तौड़ को कनेक्ट करता है। किस किस को कनेक्ट करता है? उदयपुर और चित्तौड़ को। फिर हमने बात की विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, विजराल में से ये जो राल शब्द निकला, क्या हमने शब्द लिया है? राल शब्द, और राल के जैसे जैसे मिलता जुलता शब्द बनेगा वो बन जाएगा जिला राजसमंद जिला। कौन सा बन जाएगा? राजसमंद जिला। तो विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ ये भी राजसमंद जिले में स्थित है। फिर चलिए हम बात करते हैं चित्तौड़, जो चित्तौड़गढ़ है, कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़, जो हमारा जिला पड़ता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छे आती है, जो एक चीज़ आती है वो आता है मेसा का पठार। मेसा का पठार के ऊपर क्या बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग। और इसी के जैसा ही एक और कभी कभी मेसा की जगह पे नाम मिलता है, वो मिलता है मानदेसरा का पठार। क्या नाम मिलता है? मानदेसरा का पठार। ये भी कभी कभी नाम देखने को मिलता है, मेसा का पठार मिलो या फिर मानदेसरा का पठार मिलता है। तो हमने अभी तक क्या बात की है? हमने अभी तक ये बात की है कि मेसा का पठार, कौन सा पठार है? मेसा का पठार, जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगली बात है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का जो पठार है वो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और अगर हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करें, चित्तौड़ दुर्ग दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। किस किस के? चित्तौड़ बहुत बिजी आदमी है, मतलब चित्तौड़ दुर्ग बहुत बिजी दुर्ग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अनेक वो जो आक्रांताओं ने आक्रमण किया। 1534 में जो बहादुर शाह आता है जो गुजरात से, वो भी आक्रमण करता है। फिर 1567 में अकबर आक्रमण करता है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ये एक प्रकार से आक्रमण वगैरह के कारण बहुत बिजी रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? ये बहुत बिजी रहा है। बिजी से नाम बन जाएगा, एक तो बन जाएगा बेड़च नदी और एक बन जाएगा गंभीर गंभीर नदी। क्या नाम बन जाएगा? गंभीरी नदी। गंभीर या गंभीरी, ये एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि दोनों अलग अलग नदियाँ पड़ती है। फिर एक मिनट में कंफर्म कर ही लेता हूँ कौन कौन सी है करके, एक कुछ मिनट। हाँ, हाँ, तो चित्तौड़गढ़ है वो बेड़च और गंभीरी नदी पड़ती है। अगर कौन सी नदी है? गंभीरी नदी, ये सही है भैया, कंफर्म किया, ये कंफर्म है। अगर एक और नदी आती है वो आती है गंभीर नदी। गंभीर नदी जो कि लगभग, मतलब क्या बोलते हैं, ये यमुना में डायरेक्ट मिलती है, ये यमुना में मिलती है। और ये जो गंभीरी नदी है ये आयड़ और ये सॉरी बेड़च और गंभीरी ये जाके ये बनास में मिलती है, और बनास आगे चंबल में मिलती है, और चंबल आगे जाके वो फिर यमुना में मिलती है। तो ये सब अपने काम की वैसे है नहीं है, ये हम नदियों वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो हम इन सब को लगभग रफ ही कर देते हैं। जो हमारे काम की बात है वो खाली इतनी है कि मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और मानदेसरा का पठार वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही, चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है बाड़मेर। बाड़मेर का सबसे प्रसिद्ध जो पहाड़ आती है वो आती है नाकोड़ा पर्वत। कौन सी आती है? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत, यहाँ पे पार्श्वनाथ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पार्श्वनाथ की पूजा होती है। नाकोड़ा पर्वत जो कि एक पहाड़ियाँ आती है जिसे कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ?
56 की पहाड़ियाँ जिनका विस्तार बालोतरा बाड़मेर से सिवाना बाड़मेर के बीच पड़ता है। बालोतरा से सिवाना के बीच आती है जो 56 अर्धचंद्राकार करके ऐसी कुछ तो इसकी शब्दावली बनती है। एक आती है मालानी पहाड़ियाँ या मालानी पर्वत। मालानी पर्वत, मालानी पर्वत है वो भी बाड़मेर जिले में ही स्थित है। तो हमने क्या क्या बात की, हमने बात की है कि नाकोड़ा पर्वत जहाँ पे पार्श्वनाथ की पूजा होती है बाड़मेर जिले में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित है। मालानी पर्वत बाड़मेर जिले में स्थित है। क्या क्या बातें की हमने अभी तक ये बात की है कि नाकोड़ा पर्वत जहाँ पे पार्श्वनाथ की पूजा होती है बाड़मेर में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, मालानी पर्वत बाड़मेर। अगला हमारे पास जो जिला आता है वो कोटा। कोटा, क से कोटा और क से कंसुआ। कंसुआ याद रखना है, क से कोटा और क से कोटा और क से कंसुआ। तो कंसुआ का जो पठार है वो कोटा जिले में स्थित है। कंसुआ का पठार कोटा जिला। कंसुआ कोटा, कंसुआ कोटा, कंसुआ कोटा 6-7 बार बोल दो, हाथों हाथ याद। फिर अगला हमारे पास आता है पाली जिले की जो प्रमुख पहाड़ियाँ आती है। अगर पाली जिले की प्रमुख पहाड़ियाँ की बात करें तो एक आती है नानी शिरडी की पहाड़ी। क्या नाम मिलता है? नानी शिरडी की पहाड़ी। नानी शिरडी की पहाड़ी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक और नाम मिलता है जिसे कहते हैं सारण की पहाड़ी। क्या नाम मिलता है? सारण की पहाड़ी। सारण की पहाड़ी। तो हमने अभी तक जो बात की है वो की है पाली जिले के अंतर्गत नानी शिरडी पहाड़ी और सारण की पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं जोधपुर। जोधपुर के अंतर्गत जो पहाड़ी आती है वो आती है चिड़िया टूक की पहाड़ी। क्या नाम मिलता है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है इसी के ऊपर मेहरानगढ़ बसा हुआ है। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी के ऊपर। और जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है वो जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में। तो हमने बात की है कि चिड़िया टूक की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास है वो है बूंदी जिला। बूंदी जिले में एक आती है आड़ावला। क्या नाम मिलता है? आड़ावला। आड़ावला। आड़ावला की पहाड़ियाँ जो है वो बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। और एक यहाँ पे मिलती है देवगिरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? देवगिरी की पहाड़ी राजस्थान में 2 जगह आती है। एक आती है बूंदी में और एक आती है, हमने बात की देवताओं की प्रसाद में दोसा बांटा गया, तो एक आती है दोसा। और ये अड़ावला है ना, इसी के जैसा एक शब्द आता है अधवाड़ा। क्या नाम मिलता है? अधवाड़ा। तो अधवाड़ा यानी वो था झुंझुनू में। अधवाड़ा जो है वो पर्वत है वो झुंझुनू में आता है। और जो आड़ावाला पर्वत है वो बूंदी में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास है वो है बारां जिला। कौन सा जिला है? बारां जिले के अंतर्गत सब खाली एक नॉर्मल सी एक पहाड़ी आती है जिसका नाम मिलता है भामती डूंगरी। क्या नाम मिलता है? भामती डूंगरी। तो अगर हम भामती डूंगरी की बात करें तो ये जो भामती डूंगरी है वो बारां जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारां जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास आता है मारो जालोर। कौन सा? जालोर। हाँ जी। तो चलिए अगर जालोर की बात करें तो जालोर में जो पहाड़ी आती है उनके नाम मिलते हैं कनकाचल की पहाड़ी या कनकाचल पर्वत भी बोल सकते हैं। कनकाचल पर्वत ही लिख देता हूँ कि पहाड़ियाँ लिखने में बहुत स्पेस लग जाएगा। कनकाचल की पहाड़ी। दूसरा जालोर में है वो सुवर्णगिरी। क्या नाम मिलता है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी ये भी जालोर में ही स्थित है। फिर एक आती है बीनवाल की सुंदा पहाड़ी। कौन सी? सुंदा पहाड़ी। सुंदा पहाड़ी की जो
इसके अगर क्रम की बात करें तो हमने एक ट्रिक याद की थी, क्या थी? हमने कहा था कि कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सज्जन और तोड़ खा गए। आपको याद रहेगा, आशा करता हूँ। याद है कि नहीं है कि भूल गए? याद है, याद है। चलो, तो हमने क्या बात की? हमने बात की है कि जालोर में जो पहाड़ियाँ हैं वो है कनकाचल पर्वत, दूसरी आती है सुवर्णगिरी, तीसरी आती है सुंदा पर्वत। क्या क्या नाम है? कनकाचल पर्वत, सुवर्णगिरी और सुंदा पहाड़ी। सुंदा पहाड़ी बिनमाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है बिनमाल, जालोर, जिसे कवि माघ की नगरी की भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है बिनमाल को? कवि माघ की नदी। और यहीं पे एक और इतिहास में जो मतलब एक जो है वो ब्रह्मगुप्त करके एक विद्वान हुए, ब्रह्मगुप्त का संबंध भी बिनमाल से है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। क्या बना है? एक तो कवि माघ वाला भी बना है और ब्रह्मगुप्त वाला भी बना है। ब्रह्मगुप्त का संबंध है बिनमाल से। किससे? बिनमाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। अगर हम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की बात करें तो ये राजस्थान के 2 जिलों में फैली हुई है। किस किस में? कोटा, झालावाड़ में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? कोटा, झालावाड़ में फैली हुई है। इस मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगर इसको हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इस कौन से उद्यान का? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो लगभग ये दिया गया था 2012 में। और अगर हम बात करें कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अगर हम बात करें कि इसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया है, तो यहाँ पे जो बाघ परियोजना चलाई गई मुकुंदरा हिल्स में, ये चलाई गई थी 2013, एक साल बाद में। तो आशा करता हूँ ये 2 पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्या क्या बात की है? हमने बात ये की है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा व झालावाड़ 2 जिलों में फैली हुई है। कहाँ कहाँ पे फैली हुई है? कोटा और झालावाड़ जिले में। फिर अगला जो क्वेश्चन बनेगा, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में दिया गया है और इसको बाघ परियोजना में शामिल 2013 में किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास मैप आ जाता है। चलिए एक बार कुछ महत्वपूर्ण जो पहाड़ियाँ हैं उनको मैं मैप में दर्शाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, तो मैं ये ठीक है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? हमने सबसे पहले शुरू किया था अलवर से। तो मैं यहाँ पे ये अलवर का ये लिख देता हूँ। ए के अंतर्गत हमारे पास जो पहाड़ियाँ थी वो थी, एक तो सबसे पहले एक तो हमने पढ़ा था उदयनाथ। क्या पढ़ा था? ये में उदयनाथ। और उसके बाद पढ़ी थी हर्ष। हर्ष की पहाड़ी के नाम से आती है। और तीसरी है वो है काकण का पठार। किस नाम से जाना था हमने? काकण पठार। ये भी अलवर में ही स्थित है। फिर हमने अलवर के पास ये जो भरतपुर पड़ता है, भरत मीणा। क्या? भरत मीणा हमने इस तरीके से याद किया था। फिर ये दौसा, ये जो देख रहे हैं ना, ये दौसा है। और दौसा के अंतर्गत हमने पढ़ी थी देवगिरी। और देवगिरी हमने एक जगह पे और पढ़ी हुई है, वो पढ़ी थी हमने बूंदी जिले में। फिर हमने जो झुंझुनू जिला पढ़ा था, कौन सा? ये वाला, ये झुंझुनू है। तो झुंझुनू में सबसे पहले हमने जूपा, तो पालखेत पढ़ी। पालखेत के बाद हमने पढ़ी है लोहागढ़। कौन सी पढ़ी है? लोहागढ़। उसके बाद पढ़ी है भोजागढ़। और झुंझुना पहन के अलग दिख रहा तो नेहरा। और एक सबसे अच्छा नाम आता है वो आता है अधवाड़ा। फिर हम बात करें अगर हम सीकर जिले की, कौन से जिले की? सीकर जिले की बात कर रहे हैं। ये है हमारा सीकर जिला। तो सीकर जिले में हमने बात की थी, वो की थी माल खेत की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? माल खेत की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। और आगे बात की थी खंडेला की पहाड़ियाँ और हर्षनाथ पर्वत। ये सब कहाँ स्थित है? ये सब स्थित है सीकर में। फिर हमने अजमेर को लिया था। तो अजमेर के अंतर्गत जो हमारे पास जो पहाड़ियाँ आती है वो आती है
यहीं से ले लेते। चलो, अजमेर के अंतर्गत हमने एक तो बात की थी अजमेर मेरवाड़ा, और एक की थी नाग पहाड़। आशा करता हूँ ये याद होंगे आपको। फिर हमने भीलवाड़ा जिला, अगर हम भीलवाड़ा जिले को ले तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत हमारे पास है वो है बीजासण, बीजासण, मांडल, और एक और थी वो थी तिरंगा। कौन सी थी? तिरंगा। फिर हमने राजसमंद को लिया था। ये देखिए, ये जो तिलक के आकार का देख रहे हैं, ये है हमारा राजसमंद। तो राजसमंद के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ थी वो थी खमनोर। कौन सी है? खमनोर, दिवेर, और विजराल। क्या नाम है? विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, ये सब आपको याद होगी। फिर हमने बात की जो चित्तौड़ जिला आता है, चित्तौड़ जिले के अंतर्गत सबसे पहला मेसा का पठार और मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, ये दोनों हमने चित्तौड़ में बात की थी। फिर अगर हम बाड़मेर की बात करें तो ये रहा हमारा बाड़मेर। बाड़मेर में हमने 3 पहाड़ियों की मुख्य रूप से बात की थी। एक की थी नाकोड़ा पर्वत, एक की थी चप्पन की पहाड़ियाँ, और एक की थी मालानी पर्वत। क्या क्या किया था? नाकोड़ा, चप्पन और मालानी। उसके बाद अगर हम कोटा में बात करें, ये हमारा कोटा है, और कोटे में हमने बात की थी क से कोटा और क से कंसुआ। क्या याद किया था? क से कोटा और क से कंसुआ। फिर हम पाली की बात करते हैं, तो पाली के अंतर्गत जो हमारे पास पहाड़ियाँ आती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो पाली की पहाड़ियाँ वो है, तो हमने बात की थी सारण की पहाड़ियाँ, और एक की थी नानी शिरडी। किस नाम से किया था ये? सारण की पहाड़ी और नानी शिरडी। उसके बाद अगर हम जोधपुर की बात करें, तो जोधपुर में हमने पढ़ी थी चिड़िया टूक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक की पहाड़ी। बूंदी में देवगिरी और अडवाला। ये तो सारा मिक्सअप हो गया। चलिए मैं इसका इंक चेंज कर देता हूँ तो आपको अलग से दिखेगा, ध्यान में रहेगी। ये देखिए, ये हमारा बूंदी है। बूंदी को मैं यहाँ लिखता हूँ। बूंदी के अंतर्गत जो पहाड़ी है, एक तो हमने पहले जो देवगिरी दोसा में पढ़ी है वो बूंदी में भी आती है, और एक आती है आड्यावाला। किस नाम से? आड्यावाला। वो तो मेरे आड्यावाला, आड्यावाला यानी बीच में रास्ते में आया आड्यावाला। किस लिए? बूंदी का लाडू लेने के लिए। फिर है बारा, जो बारा जिला पड़ता है, ये रहा हमारा बारा। बारा जिले के अंदर हमारे पास है बामती, बामती की पहाड़ी, बामती की पहाड़ी। और फिर है हमारे पास लास्ट और टू द पॉइंट, मतलब एकदम लास्ट है, वो है कनकाचल, मारो जालोर वाली, सुवर्ण, सुवर्णगिरी, और एक थी सुंदा पहाड़ी। क्या थी? एक थी सुंदा पहाड़ी। ये तीनों जालोर में। फिर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में, वो मैंने आपको अलग से बता ही दिया है। हाँ, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, थोड़ी बहुत याद हुई है। नहीं तो इस मैप को इस तरीके से आप एक मैप लीजिए, उसके अंतर्गत पहाड़ियों के नाम कहाँ कहाँ हैं एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो लगभग लगभग ऐसे कोई मतलब टफ है ही नहीं है कि याद नहीं रहे। याद 2 से 3 बार, मतलब वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर वो जो दवाइयाँ देता है वो मतलब दिन की 3 टाइम लेनी है। उसी तरीके से आप दिन में 2 बार ये सुबह शाम एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारे पास आता है वो आता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ GBF या इसे एक और नाम से जाना जाता है महान सीमा भ्रंश। किस नाम से जाना जाता है? महान सीमा भ्रंश। अगर ये महान सीमा भ्रंश की बात करें तो ये मुख्य रूप से ये भाग आता है, वो आता है हाड़ौती के पठार का। किसका भाग आता है? हाड़ौती के पठार का। यह किन दोनों को अलग, किन 2 पर्वतों को अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करता है। यह अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करता है। कौन कौन से पर्वत को अलग करता है? अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करता है, पर्वतमाला को अलग करता है।
पर्वतमाला को अलग करता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, क्या बात करें, जो GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है इसका विस्तार है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से प्रारंभ होकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्या अर्थ हुआ? दक्षिण पूर्वी राजस्थान का अर्थ हुआ कि यह जो हाड़ौती के पठार है, हाड़ौती के पठार से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान से प्रारंभ होकर, या कह सकते हैं हाड़ौती के पठार से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होकर? हाड़ौती के पठार से प्रारंभ होकर करौली धौलपुर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? करौली धौलपुर तक फैला हुआ है। करौली धौलपुर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? करौली धौलपुर तक फैला हुआ है। चलिए मैं इसको एक मैप के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे पास राजस्थान का मैप आ गया है। अगर हम यहाँ पे अरावली को ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें, ये पड़ती है हमारे पास लगभग ये है हमारे पास जो है वो है अरावली। और अगर हम विंध्याचल की बात करें तो जो विंध्याचल पर्वतमाला पड़ती है वो लगभग इस तरीके से यहाँ पे आती है। कहाँ पे आती है? ये जो देख रहे हैं ये है हमारे पास विंध्याचल पर्वतमाला। ये है विंध्याचल पर्वतमाला जो कि मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मध्य प्रदेश से। और ये जो देख रहे हैं ये है हमारे पास अरावली। इन दोनों के बीच में, मतलब अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करने के लिए ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये इस तरीके से यहाँ पे एक, ये आ गया हमारा, ये सवाई माधोपुर हो गया, ये करौली और ये धौलपुर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे एक, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब इन जो यहाँ पे जो चंबल नदी बहती है उसके कारण यहाँ पे एक गहरा गॉर्ज बन गया। क्या बन गया है? एक तरीके से गॉर्ज मान सकते हो, मतलब एक तरीके का खड्डा बन गया है। इसी खड्डे को क्या कहते हैं? इसी खड्डे को कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलेंगे? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलेंगे। इसके विस्तार की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा कौन सा आ गया? फिर राजस्थान को देखें तो ये हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान लगभग जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार से प्रारंभ होकर ये लगभग धौलपुर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? ये धौलपुर तक फैला हुआ है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा कि जो भारत के अंतर्गत भी इस तरह के बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। चलिए एक बार मैं एक ब्लैंक मैप लेके आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से वो काम करती है। मैं डायरेक्ट की मैप ही बना देता, मैप नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से ये ट्रांस हिमालय आता है। कौन सा हिमालय? 3 श्रेणियाँ आती है। उसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से आती है जो कि है महान हिमालय आता है। ये हमारे पास ट्रांस हिमालय है। सबसे पहले ये है काराकोरम, ये है काराकोरम पहली है वो, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियाँ हो गई। उसके बाद एक चौथी आती है महान हिमालय। क्या नाम मिलता है? महान हिमालय। फिर उसके बाद एक और हिमालय आता है, वो आता है जिसको बोलते हैं लघु हिमालय। किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय। फिर इसके बाद एक और आता है जिसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। और उसके बाद आता है मैदान, या उत्तरी मैदान बोल सकते हैं। जो गंगा वगैरह के जो मैदान होते हैं उनको उत्तरी मैदान बोल सकते हैं, या मध्य का विशाल मैदान बोल सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो फॉल्ट है वो कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है। तो मतलब इन दोनों को जो अलग करती है ये हमारा, ये एक प्रकार से क्या है? ये ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे जो आ जाएगी वो आ जाएगी IT, जिसे कहेंगे इंडस थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस थ्रस्ट करके बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाएगी, वो आ जाएगी महान हिमालय। और ये जो इंडस थ्रस्ट है इसको बोलते हैं IT के नाम से जाना जाता है। जो IT है वो
अलग करती है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। फिर आती है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। महान और लघु के बीच आती है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम मिलता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और एक यहाँ पे आती है, वो आती है MBT। किस नाम से जाना जाता है? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो आती है, जो मतलब शिवालिक और उत्तरी मैदान को अलग करती है, उसे कहते हैं HFF। क्या नाम है? HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट करके ऐसा कुछ तो नाम आता है। क्या नाम आता है ये आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इन तीनों को ध्यान रखना जरूरी है। इन तीनों को IT, MCT और MBT। अगर हम GBT की बात करें, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, तो वो आ जाएगा विंध्य पर्वत, और आ जाएगा क्या? विंध्य और अरावली के बीच में। तो ये सबसे अलग पड़ता है। कहीं आप पहला ही ऑप्शन दिया रहेगा GBT स्थित है हिमालय, और वो वाले ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वो हमें करना है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में। क्या करना है? अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में। फिर जो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जलवायु की, क्या बोलते हैं इसको, अरावली प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो अगर हम अरावली प्रदेश की जलवायु की बात करें, अरावली प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु का विस्तार है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो चलिए एक मैप लेके समझने का प्रयास कर लेते हैं कि पूरे जो सभी भौतिक प्रदेश है उसमें कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है, ये होगी अरावली। क्या होगी? ये हो गई अरावली, ये हो गया पूर्वी मैदान, और ये हो गया हाड़ौती का पठार। अगर हम इसको अगर विभाजित करें तो इस तरीके से ये हो जाएगा शुष्क। जो शुष्क है मतलब एकदम पूरा ही शुष्क है। तो एक एक करके लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये है अरावली, ये है हमारे पास मैदानी भाग, ये है हाड़ौती का पठार, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। कैसा प्रदेश है? अर्ध शुष्क प्रदेश थार मरुस्थल में, और ये पूरा है वो आ जाएगा शुष्क प्रदेश। अगर हम जलवायु की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जलवायु की बात करते हैं तो शुष्क प्रदेश में तो कैसी जलवायु होगी? सीधी सी बात है, वहाँ पे शुष्क जलवायु हो जाएगी। अर्ध शुष्क में हो जाएगी, वो हो जाएगी अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी हो जाएगी? अर्ध शुष्क। अरावली में थोड़ी सी उप आर्द्र हो जाएगी। फिर जैसे ही इस तरफ बढ़ते हैं तो हो जाएगी और आर्द्र जलवायु। और हाड़ौती के पठार में आते हैं तो हमारे पास जो जलवायु हो जाएगी वो हो जाएगी अति आर्द्र। कैसी हो जाएगी? अति आर्द्र। अति आर्द्र यानी सबसे ज़्यादा आर्द्र जलवायु वाला भौतिक प्रदेश देखे तो वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार। और अगर सबसे सूखा है, शुष्क जो जलवायु है, वो पाई जाएगी थार मरुस्थल में। कहाँ पाई जाएगी? थार मरुस्थल में। तो हमने जलवायु के बारे में जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि अरावली में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये हमने देख ही लिया है इस तरीके से जो जलवायु का है। वो आगे आगे और भी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत अगर हम मैदानी प्रदेशों की जलवायु पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि हाड़ौती के पठार में वो जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर हम पढ़ते हैं अरावली का केंद्रीय भाग। तो अरावली का केंद्रीय भाग कहाँ स्थित है? तो इसका डायरेक्ट जो आंसर बनेगा वो आएगा, यह टोंक व सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोंक व सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये डायरेक्ट फैक्ट है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था तो सोचा कि उठा लेते, कहीं वापस नहीं बन जाए करके। टोंक व सवाई माधोपुर जिले में, तो ये आप डायरेक्ट ही याद रखेंगे। अरावली का जो केंद्रीय भाग है, जो सेंट्रल पार्ट है, वो टोंक व सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
अरावली है वो पश्चिमी रेगिस्तान को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। ये तो मैं पॉइंट आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जो ये अरावली है, ये राजस्थान में इस तरीके से अरावली है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थार मरुस्थल है, इसको ये इस तरफ बढ़ने से क्या करती है, रोकती है। एक प्रकार से अवरोध का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? अवरोध का कार्य करता है। तो हमने कहा है कि अरावली है, अरावली वो पश्चिमी मरुस्थल या पश्चिमी रेगिस्तान को पूर्व में बढ़ने से क्या करता है, रोकती है। क्या करती है? रोकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास मैप के लिए स्पेस था, लेकिन ये डिलीट कर देते हैं, वैसे इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। अगला हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ है और उनकी हाइट है, वो एक बार देख लेते हैं, जिससे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मतलब हाइट से रिलेटेड एक बार अगर बन भी जाए, वैसे बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर बन जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो चोटी आती है वो आती है गुरु शिखर। कौन सी चोटी आती है? गुरु शिखर। हम सारी की सारी ऊंचाई है वो मीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में। लेकिन जो गुरु शिखर है, इसकी जो एक और ऊंचाई आती है वो आती है 5650 फीट। ये एक BSTC के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी जो ऊंचाई है वो मीटर में देंगे तो आ जाएगी 1722 या 1727 मीटर। गुरु शिखर का जिला देखे तो वो हो जाएगा सिरोही। कौन सा जिला हो जाएगा? सिरोही जिले में पड़ती है। आगे बात करें तो गुरु, हमने ट्रिक याद की थी, गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही रखो। गुरु से यानी शेर, शेर की जो ऊंचाई आ जाती है वो आती है 1597, और ये जो शेर है वो सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में? सिरोही नामक चोटी, ये जो शेर नामक जो चोटी है वो सिरोही जिले में स्थित है। गुरु से दिल लगा के यानी दिलवाड़ा, जो दिलवाड़ा चोटी आती है उसकी जो ऊंचाई आती है वो आती है 1441 आएगी, 4142 है, 1442। और ये दिलवाड़ा ये भी सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये भी सिरोही जिले में स्थित है। अगली चोटी है हमारे पास गुरु से दिल लगा के जरा यानी जरगा की जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 1431 किलोमीटर। और ये जो चोटी है वो उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। गुरु से दिल लगा के जरा आशा यानी अचलगढ़। कौन सा गढ़? अचलगढ़ की जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 1380। कितनी? 1380 मीटर। और ये जो अचलगढ़ है वो भी सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। उसके बाद जो हमारे पास जो चोटी आती है, हमने क्या याद किया है? हमने याद किया है, या मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, हमने याद किया है गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही रखो। तो कम से हमने याद किया था कुंभलगढ़। क्या याद किया था? कम से कुंभलगढ़ की वैसे ऊंचाई नहीं है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिख लेते हैं इसके बाद मतलब ये आता है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास जो ऊंचाई है, जो महत्वपूर्ण ऊंचाई पूछी जाती है वो पूछी है रघुनाथगढ़, ये जो कि उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी आती है, और इसकी हमने हाइट बहुत बार पढ़ा रखी है, 155 मीटर। कितने मीटर है? 155 मीटर। और यह सीकर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। फिर आती है खो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जयपुर में है। ये आप इतनी इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं तो ऊंचाई से संबंधित जो आ जाएगा वो इनमें से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास आता है वो आता है लघु मरुस्थल। क्या आता है? लघु मरुस्थल। अगर हम लघु मरुस्थल की बात करें तो ये जो लघु मरुस्थल है ये है थार मरुस्थल का पूर्वी भाग। थार मरुस्थल का पूर्वी भाग जो कच्छ गुजरात से बीकानेर तक फैला है। ये कैसा भाग है?
थार मरुस्थल के संबंध में एक शब्दावली बच गई थी जो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। थार मरुस्थल, जो लघु मरुस्थल है वो क्या है, ये है थार मरुस्थल का पूर्वी विस्तार। कैसा विस्तार है, पूर्व दिशा में है, इसका जो पूर्वी भाग है, जो कच्छ गुजरात से, कच्छ गुजरात में एक जगह पड़ती है, कच्छ गुजरात से राजस्थान के बीकानेर जिले तक फैली हुई है। किस जिले तक, बीकानेर जिले तक फैली हुई है, बीकानेर जिले तक फैली हुई है। तो हमने क्या बात की, हमने बात की जो लघु मरुस्थल है वो कैसा भाग है, वो थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है, पूर्व का भाग है। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये कच्छ गुजरात से कहाँ तक है, कच्छ गुजरात से बीकानेर जिले तक फैला हुआ है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अरावली वाला पार्ट तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, अरावली तो कंप्लीट हो जाती है। अरावली का जो पार्ट है, अरावली पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या पढ़ने के, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो कल जो हमारी जो 15वीं क्लास आने वाली है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होगी। अरावली से संबंधित लगभग जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो क्लास आपको कैसी लगी, क्या कहा मैंने कहा क्लास आपको कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूले कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारे यूट्यूब चैनल एलसी गुरुजी है, उसको सब्सक्राइब करना है। फिर अगर आप क्लास की लिंक अगर प्राप्त करना चाहते हैं कि क्लास अपलोड हुई है या नहीं, या फिर जो क्लास की जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है एलसी गुरुजी के नाम से, किस नाम से, एलसी गुरुजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। ये एकदम पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा, ये पूरे की पूरी फ्री है, जहाँ पे आपको निःशुल्क पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप इसे अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।